हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं और इंडियन पॉलिटी में पीछे के लेक्चर्स में हमने थोड़ी शुरू की बेसिक बातें की। अभी हम शुरू का दो तीन लेक्चर्स में शुरू की बेसिक बातें कर रहे हैं, जिससे आगे चल के हम अपने टॉपिक्स सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अभी शुरू में थोड़ी बेसिक बातें इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बाद में टॉपिक्स समझने में आपको थोड़ी आसानी होगी, क्योंकि शुरू में कुछ बेसिक बातें जान लेंगे तो आगे सिलेबस को हम कंटिन्यू आसानी से कर सकेंगे। तो उसी बेसिक बातों में आज एक और बेसिक टॉपिक ही लेकर के आया हूँ मैं, जो है मेजॉरिटीज़, बहुमत। हम पूरे अपने सिलेबस के दौरान, पूरे कोर्स के दौरान बहुत बार पढ़ेंगे कि संसद में कोई बिल पास करने के लिए, कोई कानून बनाने के लिए आपको अलग अलग प्रकार से उस पर वोटिंग करनी होती है, और उस वोटिंग में वो कानून, वो बिल कब पास होगा, कि कितने वोट उसको चाहिए होते हैं, तब जाके वो जो बिल है वो कानून बन पाएगा। तो उन वोटिंग की जो बहुमत होती है कि इतने वोट मिलने पर वो बिल है जो वो कानून बन जाएगा, उसे बहुमत बोलते हैं, मेजॉरिटी बोलते हैं। सामान्य भाषा में मैं आपको बताऊं, एकदम ध्यान से समझिए कि मेजॉरिटी या बहुमत क्या होता है। देखिए, संसद का मुख्य काम क्या है? कानूनों का निर्माण करना। और कानून का निर्माण किस प्रकार से होता है, वो थोड़ी सी प्रक्रिया एक बार के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये टॉपिक समझने के लिए। वैसे पूरा का पूरा हम संसद टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है, कि संसद कानूनों का निर्माण किस प्रक्रिया के तहत करता है। देखिए, सबसे पहले संसद में जब कोई कानून बनाना हो, जैसे मान लीजिए मैं कोई मंत्री हूँ या मैं कोई एमपी हूँ, तो मैं क्या कहूँगा कि हमें, चलिए संसद में कानून बनता है। जैसे संसद ने पीछे कानून बनाया था ट्रिपल तलाक पर, मुस्लिम महिला संरक्षण, वैवाहिक संरक्षण अधिनियम, ट्रिपल तलाक पर कानून बनाया था, जो ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया था। वो कानून बना। अब कानून किस प्रक्रिया के तहत बना? देखिए, कानून बनने में क्या होता है कि सबसे पहले एक बिल लाया जाता है। बिल क्या होता है? बिल एक प्रपोजल होता है। बिल और कुछ नहीं है, एक ये क्या है? प्रपोजल है, या जिसे हम बोल सकते हैं कि ये एक प्रस्ताव है कि चलिए हम इस मुद्दे पर ये एक कानून बनाना चाहते हैं। कानून तो वो बाद में बनेगा, अपनी प्रक्रिया से गुजरने के बाद। कानून बनने से पहले जब वो संसद में लाया जाता है, लोकसभा या राज्यसभा में लाया जाता है, उस समय वो क्या होता है? सिर्फ एक बिल होता है, उसे एक बिल बोला जाता है, या हिंदी में इसे बोलते हैं विधेयक। ठीक है। अब सामान्यतः प्रक्रिया ये है कि इस विधेयक पर संसद में चर्चा होगी, चर्चा होने के बाद इस पर वोटिंग होगी। इस पर वोटिंग होती है दोनों सदनों में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में। दोनों सदन यदि इसे पारित कर दें, फिर ये राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति यदि उस पर हस्ताक्षर कर दें, तब जाके ये बिल कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है, लॉ बन जाता है। ठीक है। अब इस विधेयक की इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद तो ये कानून बन जाएगा, लेकिन इस प्रक्रिया में हमने क्या देखा कि इस विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में वोटिंग होती है, इस पर मतदान होता है। अब इस वोटिंग में क्या होगा कि पास होने के लिए इसको कितने वोट चाहिए, बस वही है बहुमत, उसे ही बोलते हैं मेजॉरिटी। ठीक है। अब ये बिल पर डिपेंड करता है। बिल भी देखिए अनेक अलग अलग प्रकार के होते हैं, हम सारा का सारा संसद टॉपिक में पढ़ेंगे। अलग अलग प्रकार के बिल होते हैं, जैसे कोई मनी बिल होता है, कोई फिनेंस बिल होता है, कोई साधारण विधेयक होता है, या कोई संविधान संशोधन विधेयक होता है। तो अलग अलग प्रकार के बिल होते हैं। तो जितने अलग अलग प्रकार के बिल होंगे, सभी को पारित करने के लिए अलग अलग प्रकार से बहुमत की आवश्यकता होती है। भी सभी बिलों की जब प्रकृति एक समान नहीं है, तो सभी को पारित करने के लिए एक जैसा बहुमत कैसे चाहिए होगा? सभी के लिए अलग अलग प्रकार का बहुमत होगा। उसे ही हमें पढ़ना है, अलग अलग प्रकार की मेजॉरिटीज़ को। मेजॉरिटीज़ की सारी वैरायटी पढ़नी है कि कितने प्रकार की मेजॉरिटीज़ हम पूरे अपने सिलेबस के दौरान इनकी डिस्कशन करेंगे। ये सारा का सारा मैं अभी आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बाद में, अब मैंने जैसे आपको सारे के सारे बहुमत पढ़ा दिए, सारी की सारी मेजॉरिटीज़ समझा दी, आगे चल के क्या होगा कि हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि राष्ट्रपति को यदि हटाना हो, राष्ट्रपति का यदि इम्पीचमेंट करना हो, तो हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। संविधान में संशोधन करना है तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, लेकिन अलग प्रकार का विशेष बहुमत। तो जब मैं वो टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, तब आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये विशेष बहुमत क्या है या ये कितना होगा, क्योंकि वो मैं आपको अब बता दूंगा सारा का सारा। जितने भी पूरे के पूरे अपने हम मतलब पॉलिटी के पूरे सिलेबस में जितने भी प्रकार के हम मेजॉरिटीज़ पढ़ेंगे, वो सारे के सारे मैं आपको एक साथ बता देता हूँ। फिर क्या होगा, जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको इनमें उलझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपना ध्यान टॉपिक पर ज़्यादा लगेगा। ठीक है। तो ये सारे के सारे मैं आपको बता देता हूँ। काम ये क्या आते हैं, ये होते क्या हैं, वो मैंने आपको बताया कि संसद में कोई भी कानून बनाने के लिए जो शुरू में बिल लाया जाता है, उस बिल पर जब वोटिंग की जाती है, तो वो बिल कितनी वोटिंग से पास होगा, कितने मतों से पास होगा, ये डिपेंड करता है मेजॉरिटी पर। अब हमें यही देखना है कि उसके लिए कितने वोट आवश्यक होते हैं, कितने वोटिंग ज़रूरी होते हैं। तो ये है मेजॉरिटीज़, हमें इन्हें पढ़ना है। ठीक है।
अलग अलग प्रकार से होती है। आप देखिए, समझ में अब आएगा आपको। सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो पहले प्रकार की मेजॉरिटी है या पहले प्रकार का बहुमत है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। और यहाँ पर देखिए, ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें थोड़ा सा इंग्लिश का यूज ज़्यादा होगा, क्योंकि इंग्लिश इसकी आसान है। हिंदी भी बताऊंगा मैं, लेकिन यदि आप भी इंग्लिश में पढ़ोगे तो इंग्लिश ज़्यादा ईजी है, ठीक है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी या जिसे हिंदी में बोलते हैं पूर्ण बहुमत। इसमें देखिए क्या होता है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब है कि किसी भी सदन की, सदन आप जानते हैं ना, लोकसभा एक सदन है, राज्यसभा एक अलग सदन है, और सभी राज्यों में जो राज्यों की विधानसभा या विधान परिषद है वो एक अलग अलग सदन है। इन्हें बोला जाता है सदन, हाउस। तो किसी भी सदन की 50% से ज़्यादा, अब इसे भी मैं इंग्लिश में बार बार इंग्लिश में ही बोलूँगा, क्योंकि ये इंग्लिश में ज़्यादा ईजी है। 50% से ज़्यादा बोलना इसकी तुलना में मोर देन 50%, ये इजी है, तो मैं इसे बार बार इंग्लिश में यूज़ करूँगा। मैं बोलूँगा मोर देन 50%, ठीक है। नॉर्मल इंग्लिश है, इतनी सभी समझते हैं। तो पूर्ण बहुमत का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होता है, देखिए, मोर देन 50% ऑफ द हाउस, कोई भी हाउस हो चाहे, मतलब किसी भी सदन की हम बात करें, जिस सदन में वो बिल रखा जा रहा है उसकी कुल संख्या का, किसी भी सदन की, जिस सदन में वो बिल रखा जा रहा है इसकी सदन की कुल संख्या का मोर देन 50%, मतलब 50% से ज़्यादा। देखिए इसका क्या मतलब हुआ। सपोज लोकसभा में यदि हम कोई विधेयक रख रहे हैं तो लोकसभा की कुल संख्या कितनी है, 543। कुल मतलब उस सदन की संविधान द्वारा निर्धारित कुल संख्या की बात कर रहे हैं हम। अभी उसमें कितने लोग बैठे हैं वो सारी बातें नहीं, किसी भी सदन की कुल संख्या, सभी सदनों की फिक्स होती है कुल संख्या। तो लोकसभा की कुल संख्या जो है वो फिक्स है 543। अब कुल संख्या का मोर देन 50%, 543 का मोर देन 50% कितना होगा, 272, 272 होगा, ठीक है। तो लोकसभा के लिए अर्थात एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या हो जाएगा, 272 हो जाएगा। अब इसका उपयोग कहाँ पर होता है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का उपयोग होता है जब आम चुनाव होते हैं। आम चुनावों के बाद जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी सरकार बनानी होती है, तो वहाँ पर आम चुनाव के समय आपने देखा होगा कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक मतलब स्लोगन होता है कि हमें 272 प्लस चाहिए, गिव अस 272 प्लस, इस प्रकार के स्लोगन वो यूज़ करते हैं। और जादुई आंकड़ा आपने सुना भी होगा, 272 को जादुई आंकड़ा बोलते हैं। तो 272 का मतलब क्या है, 272 का मतलब है कि यदि आपको आम चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 272 सीटें मिल गई तो आप अपने स्तर पर, अकेली पॉलिटिकल पार्टी अपने स्तर पर सरकार बना सकती है, उसको किसी गठबंधन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। गठबंधन सरकारों में उलझना नहीं पड़ेगा, वो अपने स्तर पर 272 सीटें मिलने पर चुनाव बना सकती है। तो ये 272 जो है ये पूर्ण बहुमत है, जिसे हम बोलते हैं बहुमत वाली सरकार। 272 पूर्ण बहुमत है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। 272 का मतलब हो गया कि आपके पास यदि आम चुनावों में 272 सीटें हैं तो आपकी सरकार बन जाएगी, आप सरकार बनाने के मतलब सरकार बनाने की स्थिति में हो, ठीक है। तो ये होता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। 272 इसका किसी भी सदन की कुल संख्या में आधे से ज़्यादा, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ होता है, मैंने आपको बताया, आम चुनावों के बाद जब सरकार बनानी हो तब इसका उपयोग होता है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की एक दूसरी परिभाषा और है, वो भी आप देखिए। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की दूसरी परिभाषा ये है कि मोर देन 50% ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड, अर्थात कुल कितने वोट पड़े उनका भी मोर देन 50%, कुल जितने वोट पड़े उनमें भी आधे से ज़्यादा, जितने कुल वोट पड़ेंगे उनके आधे से ज़्यादा भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होता है। और ये बात दो जगह उपयोग होती है, आगे हम पढ़ेंगे। यदि हमें राष्ट्रपति का चुनाव करना हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव करना हो, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव में ये होता है कि टोटल जितने वोट पड़ते हैं उन टोटल पड़े हुए वोटों में आधे से ज़्यादा के लिए क्या हो जाता है, ये मेजॉरिटी हो जाती है, टोटल वोट्स पोल्ड की मेजॉरिटी। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है, इनके चुनावों में इसकी ज़रूरत होती है। तो राष्ट्रपति के लिए जैसे सपोज कीजिए कि यदि कोई मतदान हो रहा है और 1000 वोट कुल पड़े, तो 1000 में 501 वोट यदि पक्ष में आ गए तो वो राष्ट्रपति बन जाएंगे, उपराष्ट्रपति बन जाएंगे। टोटल जितने वोट डाले गए हैं उनका आधे से ज़्यादा, ठीक है।
ये एक दूसरी परिभाषा है एब्सोल्यूट मेजोरिटी की। और पहली परिभाषा ये है कि सदन की कुल संख्या, ये याद रखना, सदन की कुल संख्या का आधे से ज़्यादा क्या होता है, पूर्ण बहुमत होता है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी होता है। इसमें अब मैंने आपको बताया कि इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, आम चुनाव के बाद जब आपको सरकार बनाना हो तब आपको एब्सोल्यूट मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आपकी सरकार बन गई, एक बार सरकार बन गई, आपने 272 हासिल कर लिए मान लीजिए, सरकार बनने के बाद यदि बाद में सदन के अंदर, जैसे सपोज कीजिए 2019 में मोदी गवर्नमेंट की सरकार बन गई, अब 2020 चल रहा है, अब यदि कोई सरकार को बोले कि आपके पास बहुमत है या नहीं है, ये आप सिद्ध करके बताइए, जैसे हम बोलते हैं विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव। यदि विपक्षी दल मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दे कि आप सिद्ध करके बताइए कि आपके पास पूर्ण बहुमत है या नहीं है, तो अब ये ध्यान रखिएगा, एक बार सरकार बनने के बाद अब सदन के अंदर उनको पूर्ण बहुमत की आवश्यकता नहीं है, अब उन्हें एब्सोल्यूट मेजोरिटी सिद्ध नहीं करना पड़ेगा। अब उन्हें जो सिद्ध करना पड़ेगा उसे बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी, उसे बोला जाता है सामान्य बहुमत। ठीक है, वो अब आगे बताऊंगा मैं सामान्य बहुमत, लेकिन एक बार के लिए आप बस इतना समझिए कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या है, सदन की कुल संख्या का बहुमत। ठीक है, सदन की कुल संख्या का आधे से ज़्यादा। और ये कहाँ यूज होता है, सरकार बनाने में आम चुनाव के बाद। अब दूसरे प्रकार का हम पढ़ते हैं सिंपल मेजोरिटी। सामान्य बहुमत। सिंपल मेजोरिटी का यूज कहाँ होता है, देखिए सिंपल मेजोरिटी मीन्स सदन की, मैं लिख देता हूं यहां पर, सिंपल मेजोरिटी सामान्य बहुमत क्या होता है, मोर देन 50%। ये तो चाहिएगा ही चाहिएगा, मोर देन 50%, आधे से ज़्यादा तो होगा ही। इसके अलावा इसमें लिखा जाता है उपस्थित व मतदान, कि उपस्थित और मतदान करने वालों का मोर देन 50%, मोर देन 50% ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, उपस्थित व मतदान करने वालों का आधे से ज़्यादा, ये होता है सामान्य बहुमत, सिंपल मेजोरिटी। अब इसका मतलब क्या है, देखिए उपस्थित व मतदान करने से ये मतलब है कि जैसे सपोज कीजिए कि लोकसभा की जैसे कुल संख्या मैंने आपको बताई 543 है, और किसी दिन मान लीजिए 400 लोग उपस्थित हुए, लोकसभा में किसी दिन 400 लोग उपस्थित हुए, 543 इसकी कुल संख्या है। अब 400 लोग में से भी ये जरूरी नहीं है कि अब क्या होगा कि हमें किसी मुद्दे पर वोटिंग करानी है, किसी बिल पर वोटिंग करवानी है, बिल पर वोटिंग करवानी है तो 543 तो कुल मेंबर हैं, 400 लोग उपस्थित हुए और बिल पर वोटिंग करवानी है, तो ज़रूरी नहीं है कि 400 के 400 लोग ही वोट देंगे। इसमें से ऐसे मान लीजिए कि आप 300 लोग वोट देंगे, बाकी 100 का क्या होगा। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी होती हैं जो ये चाहती हैं कि हम ना तो सरकार के पक्ष में रहें और ना ही सरकार के ज़्यादा विपक्ष में रहें, मतलब वो पक्ष और विपक्ष दोनों से एक इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहती हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ की थीम ऐसी होती है, वो चाहती हैं कि हमारी ओर से ना तो ऐसा मैसेज जाए कोई कि हम सरकार के पक्ष में है ज़्यादा, और ना ही कोई ऐसा मैसेज आए कि हम बिल्कुल सरकार के विपक्ष में हैं, जैसे आम आदमी पार्टी। ये एक बेसिक इस प्रकार से चलती है कि मतलब ना ही सरकार के ज़्यादा पक्ष में आती हैं और ना ही बहुत ज़्यादा विपक्ष में जाती हैं। तो ये क्या करती हैं ऐसी स्थिति पर, जब सरकार के किसी मतलब विधेयक पर इनको वोटिंग करनी हो, तो ये यहाँ इनके MLAs और MPs क्या कर देते हैं कि वोटिंग के समय सदन में उपस्थित तो होते हैं, लेकिन वोटिंग के समय वो वोटिंग नहीं करते हैं, वो उठ करके बाहर चले जाते हैं, चाय पानी पीने लगते हैं, या वोट ही नहीं डालते हैं, सदन में बैठे रहते हैं बस। तो ये होता है, इसे बोलते हैं एब्सटेन करना। इसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है एब्सटेन। ठीक है, इसे बोलते हैं एब्सटेन करना। तो 543 कुल मेंबर हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 400 लोग उपस्थित थे, जिनमें से 100 लोग एब्सटेन कर गए, अर्थात उपस्थित होने के बावजूद भी इन्होंने वोट नहीं दिया, ना तो पक्ष में ना ही विपक्ष में। कुछ एक ऐसे भी होते हैं जिनको मतलब अभी तक ये कन्फर्म नहीं होता है कि हमें इसके पक्ष में जाना है या विपक्ष में जाना है, कि हम इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं या सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसमें अभी तक वो कंफ्यूज होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वोटिंग ही नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं वहाँ पर। तो 100 लोग मान लीजिए एब्सटेन कर गए, तो वोट कितने पड़े, 300 लोग वोट पड़े। तो 300 लोग हुए उपस्थित और मतदान करने वाले, की जो उपस्थित भी हैं और जो मतदान भी कर रहे हैं। उपस्थित और मतदान करने वाले 300 लोग हुए, अब इनका आधे से ज़्यादा अर्थात 151। तो ये हो जाएगा अब सिंपल मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी में क्या था कि किसी सदन की कुल संख्या का बहुमत,
ठीक है, जो कि एक फिक्स संख्या होगी, क्योंकि यदि लोकसभा के बारे में बात करें तो 543 क्या है, फिक्स है। तो 543 का आधे से ज़्यादा क्या होगा, फिक्स ही होगा, क्योंकि कुल संख्या तो फिक्स है। अब उसका आधे से ज़्यादा देखेंगे तो वो भी फिक्स होगा। तो लोकसभा के संदर्भ में या किसी भी सदन के संदर्भ में एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो है वो फिक्स होता है, लेकिन सिंपल मेजोरिटी कभी भी अलग अलग हो सकता है, क्योंकि ये तो उपस्थित और मतदान करने पर निर्भर है। कभी कितने लोग उपस्थित होंगे, कभी कितने होंगे, कभी कितने मतदान करेंगे, कभी कितने करेंगे, तो ये संख्या बदलती रहती है। तो सिंपल मेजोरिटी बदल सकती है। जैसे इस केस में 151 है, सपोज कीजिए 450 लोग यदि 450 या 400 लोग यदि वोटिंग करते, 400 लोग वोटिंग करते तो क्या हो जाता है, ये 201 हो जाता सिंपल मेजोरिटी। तो सिंपल मेजोरिटी चेंज हो सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या है, फिक्स रहता है। अब इसमें आगे बताता हूँ मैं, एक बार इसको थोड़ा साफ कर दूँ। अब सिंपल मेजोरिटी में मैंने आपको बताया कि ये जो है उपस्थित और मतदान करने वालों का आधे से ज़्यादा है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए कि उपस्थित और मतदान लिखा है, इसका मतलब ये है कि आपको उपस्थित भी होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते आप कि जैसे मैं कोई एमपी हूँ और किसी विषय पर वोटिंग होनी है, किसी मुद्दे पर, किसी बिल पर, तो मैं फ़ोन करके ऐसे नहीं बोल सकता कि मेरा वोट इसके पक्ष में डाल दीजिए या इसके विपक्ष में डाल दीजिए, ठीक है ना। मुझे वहाँ पर फिजिकली उपस्थित होना पड़ेगा सदन में, तभी मेरा वोट काउंट होगा, उपस्थित और मतदान करने वाले, ठीक है। ये तो एक मैंने आपको बात बताई। अब इसका यूज़ कहाँ पर होता है, तो सबसे पहले सदन मतलब संसद के अधिकांश विषयों पर सिंपल मेजोरिटी का ही यूज़ किया जाता है। संसद में अधिकांशतः मतलब ऐसे मान लीजिए कि आप 90% टाइम पूरे संसद सत्र में 90% टाइम सिंपल मेजोरिटी का ही यूज़ किया जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जैसे लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करना हो, या फिर राज्यसभा में भी उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति के चुनाव में सिंपल मेजोरिटी का यूज़ किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में सिंपल मेजोरिटी का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया पीछे कि यदि आपको आम चुनाव के बाद सरकार बनानी है तब आपको एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए होती है, लेकिन सरकार बनने के बाद यदि क्या वो सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी पर डिपेंड नहीं करता है। ये चीज़ डिपेंड करती है सिंपल मेजोरिटी पर। देखिए कैसे, कि सपोज कीजिए कि सरकार के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। मान लीजिए सरकार के खिलाफ में विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव ले आए। अब अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या है कि विपक्षी दल ये बोल रहे हैं कि हमें आप में विश्वास नहीं रहा, आप लोकसभा में बहुमत सिद्ध करके दिखाइए। आप लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध कीजिए कि आपके पास पूरा बहुमत है या नहीं है। अब यहाँ पर इनको एब्सोल्यूट मेजोरिटी की ज़रूरत नहीं है। देखिए सरकार बनाने के लिए तो इनमें अंतर समझिएगा आप। सरकार बनाने के लिए तो आपको एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए था, 272 आपको चाहिएंगे, लेकिन सरकार बनने के बाद वो सरकार रहेगी या नहीं रहेगी ये किस पर डिपेंड करता है, ये सिंपल मेजोरिटी पर डिपेंड करता है। जैसे अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, मान लीजिए उस दिन सदन में, लोकसभा की बात कर रहे हैं, 400 लोग मौजूद थे। मान लीजिए उस दिन सदन में 400 लोग मौजूद थे, तो अब आपको 400 लोग मौजूद थे और 400 लोगों ने वोटिंग की, ठीक है। उपस्थित और मतदान करने वाले लोग कितने हैं, 400 लोग हैं। तो यहाँ पर सरकार को 201 वोट अपने पक्ष में चाहिए होंगे और उनकी सरकार बच जाएगी। अब आपको 272 की ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ पर आपको सिर्फ सिंपल मेजोरिटी के तहत 201 वोट चाहिए और आपकी सरकार बनी रहेगी, ठीक है। समझ में आया ये अंतर आपको एब्सोल्यूट मेजोरिटी में और सिंपल मेजोरिटी में, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी का यूज़ मैंने आपको बताया अधिकांश जगह, मनी बिल, फाइनेंस बिल, साधारण विधेयक, कुछ भी हो, ये क्या होते हैं ये आगे संसद में पढ़ाऊंगा मैं आपको, लेकिन इनको पास करने के लिए आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए। दूसरा, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए चाहिए, राज्यसभा के उपसभापति के लिए चाहिए। राज्यसभा के सभापति तो कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, उनके लिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए, उसकी प्रक्रिया अलग है। लेकिन राज्यसभा के उपसभापति के लिए आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए। दूसरा, विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव के लिए भी आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए कि सरकार बनने के बाद वो सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, उसके लिए क्या चाहिए आपको, लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी चाहिए। तो ये है सारा का सारा सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी के बारे में एक खास बात ये भी है कि इसे फंक्शनल मेजोरिटी भी बोला जाता है। फंक्शनल मेजोरिटी का मतलब ये है कि संविधान में कुछ जगह कुछ प्रावधान ऐसे होते हैं जिन पर संविधान मौन होता है, जिसे हम बोलते हैं कि यहाँ पर संविधान मौन है। जैसे कि सपोज कीजिए कि किसी बिल को पास करने के संदर्भ में संविधान में ऐसे क्लियर नहीं कर रखा कि आपको इस प्रकार की मेजोरिटी चाहिए। तो जहाँ पर बात क्लियर ना हो या किसी पदाधिकारी को हटाने के लिए
मतलब क्लियर कट ऐसे कोई संकेत ना हो कि इस प्रकार की मेजोरिटी चाहिए, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, वहाँ पर ये माना जाता है कि यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी ही लगेगी। ठीक है, कि जहाँ पर संविधान में ऐसे स्पष्ट उल्लेख ना हो किसी चीज़ के संदर्भ में कि यहाँ पर इस प्रकार की मेजोरिटी लगेगी, जिसे बोलते हैं कि इसके संदर्भ में संविधान मौन है, तो वहाँ पर कौन सी मेजोरिटी लगेगी, हमेशा सिंपल मेजोरिटी चाहिए होगी। ठीक है, ये एक सिंपल मेजोरिटी की खास बात और है, जिसे इस कारण इसे बोला जाता है फंक्शनल मेजोरिटी। और इसमें होता क्या है, उपस्थित और मतदान करने वालों का आधे से ज़्यादा, ये याद रखना। ठीक है, तीसरे प्रकार की मेजोरिटी देखते हैं। तीसरे प्रकार का बहुमत है प्रभावी बहुमत, या जिसे बोला जाता है इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब क्या है कि सदन की कुल सदस्य संख्या इफेक्टिव मेजोरिटी होगी। अब इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब है कि प्रभावी संख्या का आधे से ज़्यादा। मतलब मैंने ये लिखा इफेक्टिव मेजोरिटी। अब इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब है कि इफेक्टिव नंबर का आधे से ज़्यादा। अब ये इफेक्टिव नंबर या प्रभावी संख्या क्या होती है वो आपको समझना है। प्रभावी संख्या का मतलब है कि किसी सदन की कुल संख्या, कुल सदस्य संख्या माइनस वैकेंसीज, ये होती है प्रभावी संख्या। अब जितनी ये प्रभावी संख्या आएगी उसका आधे से ज़्यादा क्या हो जाएगा, प्रभावी बहुमत हो जाएगा, इफेक्टिव मेजोरिटी हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से, मान लीजिए कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या जैसे कि 543 है, और मान लीजिए कि 50 लोग ऐसे हैं, वैकेंसीज का मतलब है कि रिक्त पद, कि उस सदन में कितने पद रिक्त पड़े हैं, इसे बोला जाता है वैकेंसी। 543 मैंने आपको बताया कि सदन की मान लीजिए कुल सदस्य संख्या है, इसमें से 50 लोग ऐसे मान लीजिए कि जो क्या हो गए, जिनका चुनाव रद्द कर दिया गया या जिनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई अलग अलग कारणों से। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी ने कोई क्राइम कर दिया, कि कोई एमपी चुना गया, उसने कोई क्राइम कर दिया, कोर्ट के द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और 2 साल से ज़्यादा की यदि उसे सज़ा मिल गई है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। दूसरा, यदि किसी ने अपनी नागरिकता बदल ली हो, मान लीजिए कि मैं चुनाव जीता तो मैं भारत का नागरिक हूँ, अब चुनाव जीतने के बाद एमपी बनने के बाद मैंने क्या किया कि मैंने भारत की नागरिकता छोड़ दी और मैंने ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता ले ली, तो अब क्या ऑस्ट्रेलिया का नागरिक भारत मतलब संसद सदस्य हो सकता है? नहीं हो सकता, तो मेरी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। या किसी की डेथ हो गई हो, या कोई मतलब दल बदल कानून के चक्कर में मतलब कोई किसी की सदस्यता रद्द की जा सकती है, तो मतलब सदस्यता रद्द करने के कई मतलब तरीके हो सकते हैं, कई आधार हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि 50 लोग ऐसे हैं जिनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है, तो वो क्या हो जाएंगे, वो पद रिक्त हो जाएंगे। अब उस पर बाद में उपचुनाव होते हैं, लेकिन जब तक उपचुनाव नहीं हो तब तक वो पद क्या माने जाते हैं, रिक्त पद माने जाते हैं। तो 543 तो कुल संख्या है, माइनस 50 पद रिक्त हैं, या फिर 50 लोग ऐसे मान लीजिए कि जो नॉर्मल एब्सेंट हैं, अर्थात जिस दिन किसी विषय पर, किसी बिल पर वोटिंग होनी है उस दिन वो लोग सदन में उपस्थित नहीं हुए, वो अपने यहाँ मतलब किसी मतलब निजी कारणों से बिजी हो सकते हैं, कहीं पर कैंपेनिंग करते हो सकते हैं। तो मतलब 50 लोग सदन में आए नहीं, वो उस दिन एब्सेंट है, नॉर्मल रूप से एब्सेंट है, कोई काम होगा उन्हीं को। और दूसरा, 50 लोगों की सदस्यता रद्द कर दी गई है, तो ये सारे के सारे पद अब क्या माने जाएंगे, उस दिन इफेक्टिव नंबर में काउंट नहीं होंगे, ये सारे के सारे क्या माने जाएंगे, अब एब्सेंट, अर्थात 100 लोग क्या माने जाएंगे, वैकेंसीज माने जाएंगे। तो अब प्रभावी संख्या क्या बची, इफेक्टिव नंबर क्या बचा, 443 बचा। अब इसका जो आधे से ज़्यादा होगा अर्थात 222, ये हो जाएगा इफेक्टिव मेजोरिटी, जिसे बोलते हैं प्रभावी बहुमत। समझ में आया? प्रभावी बहुमत क्या होगा कि कुल संख्या माइनस वैकेंसीज, ये होती है प्रभावी संख्या। और अब इस प्रभावी संख्या का बहुमत क्या हो जाएगा, प्रभावी बहुमत हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रभावी बहुमत का उपयोग कहाँ होता है, मैंने आपको बताया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव एब्सोल्यूट मेजोरिटी के द्वारा, लेकिन यदि आपको उपराष्ट्रपति को हटाना है पद से तो अब आपको क्या चाहिएगा, प्रभावी बहुमत। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव सिंपल मेजोरिटी के द्वारा, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को यदि हटाना है तो इफेक्टिव मेजोरिटी। तीसरा, राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव सिंपल मेजोरिटी के द्वारा, लेकिन यदि राज्यसभा के उपसभापति को हटाना है तो इफेक्टिव मेजोरिटी। तो ये इसके कुछ उपयोग हैं इफेक्टिव मेजोरिटी के। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता है वो मैंने आपको बताया कि इफेक्टिव संख्या का बहुमत, और इफेक्टिव संख्या क्या है, कुल संख्या माइनस वैकेंसीज। और वैकेंसीज में किन्हें हम काउंट करते हैं, वे सारे के सारे पद वैकेंसीज माने जाएंगे जिनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई हो।
और जो उस दिन सदन में उपस्थित नहीं हुए हैं वो भी उस समय वैकेंसीज ही माने जाएंगे। ये आप ध्यान में रखना। अब आपको ये लगेगा कि मतलब ये तो कुछ थोड़ा सा सिंपल मेजोरिटी के जैसा है, लेकिन नहीं, इसमें थोड़ा फ़र्क है। सिंपल मेजोरिटी में और इफेक्टिव मेजोरिटी में फ़र्क है। देखिए, सिंपल मेजोरिटी में हम क्या करते हैं कि सिंपल मेजोरिटी में हम उपस्थित और मतदान करने वालों को काउंट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था सिंपल मेजोरिटी की यदि मैं बात करूं तो सिंपल मेजोरिटी में मैंने आपको बताया कि मान लीजिए 543 कुल सदस्य संख्या है, 543 में से 400 लोग उपस्थित हुए और इसके बाद 300 लोगों ने वोटिंग किया, 300 लोगों ने मतदान दिया। अब 300 लोगों ने मतदान करने पर क्या होगा, 543 में पहली बात तो 400 ही लोग उपस्थित थे, दूसरा 400 में से 300 ने मतदान किया, तो अब यहाँ पर बहुमत बनेगा 151। लेकिन इफेक्टिव मेजोरिटी के संदर्भ में क्या बात है कि मान लीजिए 543 कुल सदस्य संख्या है और 400 लोग उपस्थित हुए, इसमें से 300 ने मतदान किया। अब इस बात पर कोई भी मतलब इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि 400 में से 300 ने मतदान किया। यहाँ पर 400 लोग उपस्थित है तो 400 का ही बहुमत देखा जाएगा, 201। ये होगा अब प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजोरिटी। बल्कि सिंपल मेजोरिटी में क्या था कि जितने लोग मतदान करेंगे सिर्फ उन्हीं के आधार पर काउंट किया जाएगा। 400 में से 100 लोगों ने एब्सटेन कर दिया था, वोटिंग करने से मना कर दिया था, तो 400 में से 100 लोगों ने वोटिंग करने से मना कर दिया, तो हमने 300 के आधार पर ही सिंपल मेजोरिटी की गणना करी। लेकिन प्रभावी बहुमत में क्या है कि 400 लोग उपस्थित हैं, अब वहाँ पर 100 लोग मना करें या 150 लोग मना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 400 लोग यदि सदन में बैठे हैं तो 400 लोगों के आधार पर ही प्रभावी बहुमत की गणना की जाएगी, इफेक्टिव मेजोरिटी की गणना की जाएगी। ये आप अंतर समझिए इनमें। अर्थात कुल मिला के यदि मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो इफेक्टिव मेजोरिटी क्या हो जाएगा कि सदन में उपस्थित लोगों का बहुमत, बस जितने लोग सदन में प्रेजेंट है वो वोटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप सदन में प्रेजेंट हो तो आप इफेक्टिव मेजोरिटी में काउंट हो जाओगे। आपका वोट, आप वोट दो या ना दो, आपको इफेक्टिव मेजोरिटी कैलकुलेट करने के लिए काउंट किया जाएगा। ये है इफेक्टिव मेजोरिटी। हमने 3 प्रकार की मेजोरिटी देखी। सबसे पहले एब्सोल्यूट मेजोरिटी, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत या मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ठीक है, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी, उपस्थित और मतदान करने वालों का आधे से ज़्यादा या उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत। तीसरा इफेक्टिव मेजोरिटी, इफेक्टिव नंबर का बहुमत। और इफेक्टिव नंबर क्या है, सदन में जितने लोग उपस्थित हैं। बस इतना याद रखिए सामान्य रूप से कि सदन में जितने लोग उपस्थित हैं वो वोटिंग करे या ना करे, अगर आप उपस्थित हो तो आपको इफेक्टिव मेजोरिटी में काउंट किया जाएगा। ये 3 प्रकार के बहुमत हमने देखे। चौथे प्रकार का है विशेष बहुमत। अब विशेष बहुमत के भी 4 प्रकार, अलग अलग 4 प्रकार हैं। टाइप 1, टाइप 2, 3, 4, 4 प्रकार का है ये। इसमें टाइप 1 को यदि हम देखें तो ये होता है जब अनुच्छेद 312 की बात हो, भारतीय संविधान के आर्टिकल 312 की बात हो, तब टाइप 1 का विशेष बहुमत या इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, अब अनुच्छेद 312 क्या है, कोई भी यदि आपको न्यू ऑल इंडिया सर्विस बनानी हो, ऑल इंडिया सर्विस आप जानते हैं 3 है हमारे पास, ऑल इंडिया सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS, इंडियन पुलिस सर्विस IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFOS। तो ये 3 प्रकार की हमारे पास ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। यदि इसके अलावा कोई नई ऑल इंडिया सर्विस हमें बनानी हो, जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज फॉर एजुकेशन, ऑल इंडिया सर्विस फॉर हेल्थ, कोई भी नई हमें यदि ऑल इंडिया सर्विस बनानी हो तो वो अनुच्छेद 312 के तहत बनाई जाती है। और कैसे बनेगी, अनुच्छेद 312 के तहत संसद में कानून बना करके। और वो संसद में कानून बनेगा, उसके लिए उस बिल पर किस प्रकार की मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी। और ये स्पेशल मेजोरिटी क्या है, इंग्लिश में लिख देता हूँ, 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये वही हो गया, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3।
सिंपल मेजोरिटी में क्या था, उपस्थित और मतदान करने वालों का आधे से ज़्यादा मतलब 50% से ज़्यादा, और यहाँ पर है 2/3 उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 मतलब लगभग 66%। जो सिंपल मेजोरिटी में 50% से ज़्यादा चाहिए था, ये हमें यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1 में क्या चाहिए, उपस्थित और मतदान करने वालों का 66% से थोड़ा ज़्यादा, या 2/3 इसके लिए एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट शब्द है जो संविधान में लिखा हुआ है। 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 से ज़्यादा। और उपस्थित और मतदान करने का मतलब वो ये जो वहाँ पर था सिंपल मेजोरिटी में कि आप उपस्थित भी होने चाहिए और आपका वोट भी होना चाहिए, ठीक है। पक्ष में 2 या विपक्ष में 2 उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल वोट काउंट किए जाएगी कि टोटल 300 लोगों ने मतदान किया, तो 300 लोगों ने मतदान करने पर उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 निकाल दिया जाएगा, ठीक है। ये है विशेष बहुमत का टाइप 1, जो सिर्फ एक जगह अनुच्छेद 312 के तहत कोई भी न्यू ऑल इंडिया सर्विस बनानी हो। 3 ऑलरेडी है हमारे पास ऑल इंडिया सर्विसेज, इसके अलावा यदि कोई नई ऑल इंडिया सर्विस आपको बनानी है तो उसके लिए संसद में कानून पारित करवाना पड़ेगा, और वो कानून किस मेजोरिटी से पारित होगा, विशेष बहुमत टाइप 1, 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। सिंपल सी बात है। दूसरे टाइप पढ़ते हैं इसका, टाइप 2। स्पेशल मेजोरिटी, इसे विशेष बहुमति बोलते हैं, और इसका टाइप 2 है, दूसरा टाइप है 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ये देखिए क्या है, इसे ध्यान से समझिएगा। ये बात तो जो अभी लिखी थी वही है सेम, 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, प्लस इसके अलावा एक चीज़ और चाहिए। वो क्या चाहिए, सबसे पहले जो पढ़ा था हमने, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, पूर्ण बहुमत और चाहिए आपको। देखिए इसका मतलब क्या है कि सपोज कीजिए कि जैसे मान लीजिए अब, अच्छा इसकी कॉन्सेप्ट आपको और बढ़िया समझ में आएगी। अब मैं एग्जांपल चेंज कर रहा हूं। जैसे अभी तक मैं लोकसभा की जो वास्तविक कुल सदस्य संख्या वही ले रहा था 543, लेकिन अब हम क्या करेंगे समझने के लिए, मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऐसा सदन है जिसकी कुल सदस्य संख्या 500 है। मान लीजिए आप, लोकसभा के संदर्भ में बात नहीं कर रहा मैं, मान लीजिए कि कोई सदन हमारे पास ऐसा है जिसकी कुल सदस्य संख्या 500 है। आप मानने को लोकसभा की मान लीजिए, टोटल जिसकी जो वास्तव में 543 है ना, उसको मैं 500 मान के चल रहा हूँ, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना, आपको समझाने के लिए अच्छे से आपको समझ में आएगा। मान लीजिए कुल सदस्य संख्या अब 500 है, इसमें से 400 लोग उपस्थित हुए, बाकी 100 लोग बिजी हैं, वो नहीं आ सके लोकसभा में। इसके बाद 400 में से 300 लोगों ने वोटिंग की, ठीक है। 300 लोगों ने वोटिंग की और 250 ने इसके फेवर में करी किसी भी कानून के, और 50 लोग इसके फेवर में, मतलब इसके अपोजिट वोटिंग की, ठीक है। 250 लोगों ने बिल के पक्ष में अपना वोट दिया और 50 लोगों ने विपक्ष में वोट दिया। क्या अब ये कानून पारित होगा? देखिए कैसे। 500 लोग उपस्थित थे, 500 लोग कुल सदस्य संख्या है और 400 उपस्थित थे, ये टोटल है, ये प्रेजेंट है और इन्होंने वोटिंग की है। 250 ने पक्ष में की है, 50 ने विपक्ष में की है। तो 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3। उपस्थित और मतदान करने वाले कितने हैं? 300। 300 का 2/3, क्या 250 लोग 300 के 2/3 से ज़्यादा हैं? बिल्कुल है। तो क्या ये पारित हो जाएगा? नहीं होगा। देखिए कैसे, क्योंकि यहाँ पर एब्सोल्यूट मेजोरिटी काउंट नहीं हो रही है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या है? सदन की कुल सदस्य संख्या का आधे से ज़्यादा, और सदन की कुल सदस्य संख्या कितनी है? टोटल सदस्य संख्या 500 है। 500 का आधे से ज़्यादा क्या होगा? 251 होगा। और यहाँ पर कितने लोगों ने पक्ष में वोट दिया है? 250 लोगों ने वोट दिया है। तो ये जो बिल है सिर्फ एक वोट की कमी से पारित होने से रह जाएगा। यदि 251 वोट इसको पक्ष में मिल जाते तो ये बिल पारित हो जाता, लेकिन अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि 250 लोग इस बात को तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, लेकिन एब्सोल्यूट मेजोरिटी कितनी है? 251 है इस एग्जाम्पल के संदर्भ में। इस कारण से यहाँ पर जो है ये बिल पारित नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और देता हूँ आपको, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए 500 लोग सदन की कुल सदस्य संख्या है, 500 के 500 उपस्थित है और 500 के 500 ने वोट किया है। मान लीजिए 500 लोग कुल सदस्य संख्या है, सारे के सारे आए हैं और सभी ने वोट दिया है। 500 के 500 लोगों ने, 300 लोगों ने पक्ष में दिया है और 200 लोगों ने विपक्ष में वोट दिया है। क्या ये पारित हो जाएगा? देखिए 500 के लिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी कितना है? 251।
ये सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन, क्योंकि 300 लोगों ने पक्ष में दिया है, आपको तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्लियर करने के लिए सिर्फ 251 चाहिए, तो क्या ये पारित होगा? ये नहीं होगा, क्योंकि इस बार 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, सदन में उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 भी होना चाहिए। इस बार ये कैलकुलेट नहीं हो रहा है, क्योंकि 500 में यदि 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात करें तो 500 का 2/3 से ज़्यादा कितना हो जाएगा? 334 हो जाएगा। तो आपको 334 वोट अब चाहिए, 300 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब ज़्यादा लोगों ने वोट दिया है, ठीक है ना। तो इस बार आपको 334 चाहिए, तो ये भी अब पारित नहीं होगा। तो ये इस प्रकार का बहुमत यूज़ कहाँ पर किया जाता है? स्पेशल मेजोरिटी का टाइप 2 कहाँ पर यूज़ किया जाता है? संविधान का संशोधन करने में अनुच्छेद 368 के तहत। यदि अनुच्छेद 368 के तहत आपको संविधान का संशोधन करना है तो आपको स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2 प्रकार का बहुमत चाहिएगा। और ये देख लीजिए आप कितना कठिन है पारित होना। इसी कारण कहते हैं कि संविधान को संशोधित करना इतना आसान नहीं है। यदि आपके पास लोकसभा में सामान्य बहुमत भी है, मतलब आप विश्वास प्रस्ताव पारित कर सकते हो, फिर भी ये गारंटी नहीं दे सकते आप कि आप संविधान को अपनी मर्जी से कभी भी संशोधित कर दोगे, ठीक है ना। तो संविधान है ये ऐसा मतलब एकदम सैक्रेड है, पवित्र है, कि आप इसको इतनी आसानी से अपनी मर्जी के अनुसार संशोधित नहीं कर सकते। देखिए कठिन है इसको संशोधित करना। आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। उपस्थित और मतदान करने वालों का भी 2/3 होना चाहिए और एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी होनी चाहिए। यदि वास्तविक कंडीशन की बात करें हम लोकसभा के संदर्भ में, तो लोकसभा की वास्तविक कुल सदस्य संख्या कितनी है? 543 है, और इसकी वास्तविक एब्सोल्यूट मेजोरिटी कितनी होगी? 272 होगी। तो यदि आपको विशेष बहुमत टाइप 2 के तहत संविधान का संशोधन करना है तो आपको 273 तो कम से कम चाहिए। अब यदि 272 कम से कम चाहिए, लेकिन यदि ज़्यादा मेंबर उपस्थित हो गए तो इस कंडीशन के तहत आपको और भी ज़्यादा चाहिएगा। जैसे 500 लोगों ने वोटिंग की थी तो 334 आपको लेने पड़ेंगे 2/3 के हिसाब से। तो ये है स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2, संविधान का संशोधन करने में उपयोग होती है। इसके अलावा इसका यूज़ कहाँ होता है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने में, हाई कोर्ट के जजेस को हटाने में, भारत के CAG को हटाने में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने में, इन सभी लोगों को हटाने में भी स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2 के तहत ही आपको वोटिंग चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG को हटाने के लिए, और CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए। ये है स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2। अब इसका टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 में क्या है? स्पेशल मेजोरिटी का ही टाइप 3 है। इसमें एक तो टाइप 2 आ जाएगा प्लस आधे से ज़्यादा राज्यों का बहुमत। ये क्या है? देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अब ये भी है तो संविधान संशोधन ही, लेकिन संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं कि यदि आप संविधान में संशोधन कर रहे हो और वो संविधान संशोधन भारतीय संविधान की फेडरलिज्म को प्रभावित कर रहा हो, केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को प्रभावित करने वाला संविधान संशोधन हो, तब आपको इस प्रकार से संशोधन करना पड़ेगा। टाइप 2 मतलब 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस आधे से ज़्यादा राज्यों का बहुमत। ये 3 कंडीशन अब आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। टाइप 3 के अनुसार आपको टाइप 2 की प्रक्रिया तो करनी ही पड़ेगी। आपको 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग तो चाहिए प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी चाहिए। इतना करने के बाद आपको आधे से ज़्यादा राज्यों का बहुमत भी उसमें चाहिए, आधे से ज़्यादा राज्यों का अनुमोदन भी चाहिए। 28 राज्य हैं तो आपको 15 राज्यों की विधानमंडलों से आपको ये अनुमोदन चाहिए होगा कि हम इसके पक्ष में हैं। 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें शामिल होते हैं जहाँ पर विधानसभाएँ हैं, तो वो सभी यदि इसको अनुमोदित करें कि हम इसके पक्ष में हैं आधे से ज़्यादा, तब जाके ये संविधान संशोधन पारित होगा। और ये कौन से संविधान संशोधनों के लिए चाहिए? ऐसे संविधान संशोधन जो भारत के संविधान की फेडरलिज्म को प्रभावित करते हो, केंद्र राज्य के बीच संबंधों को प्रभावित करते हो। जैसे हमने GST बनाया था, तो GST में क्या था? केंद्र राज्य संबंध प्रभावित हो रहे थे, क्योंकि कुछ प्रावधानों के तहत राज्य करों को मतलब लेने का अधिकार सेंटर को दिया जा रहा था और सेंटर टैक्सेस को लेने का अधिकार राज्यों को दिया जा रहा था। तो वो क्या था? केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को प्रभावित कर रहा था, भारत की फेडरल कैरेक्टर को प्रभावित कर रहा था। तो इस कारण उसके लिए आपको ये करना पड़ा, आधे से ज़्यादा राज्यों का आपको अनुमोदन चाहिए होगा। ठीक है, ये है टाइप 3 स्पेशल मेजोरिटी का टाइप 3। अब इसका अंतिम टाइप देखते हैं, टाइप 4। टाइप 4 क्या है? ये सबसे कठिन मेजोरिटी है भारतीय संविधान की, 2/3 ऑफ द टोटल नंबर।
ये है सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से मतलब है कि सपोज कीजिए लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 543 है, तो 543 का 2/3 कितना होगा, ये हो जाएगा 362। तो आपको लोकसभा में यदि 2/3 ऑफ द टोटल नंबर की बात करें तो 362 होगा, और ये सिर्फ एक जगह यूज़ में किया जाता है। ये टफेस्ट है, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा आपको इसके लिए चाहिए 362 लोग। ये टफेस्ट मेजोरिटी है, सबसे कठिन मेजोरिटी है। और ये यूज़ कहाँ की जाएगी, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलती है, सिर्फ वहीं पर ये स्पेशल मेजोरिटी का टाइप 4 मतलब इम्प्लीमेंट होता है। स्पेशल मेजोरिटी का टाइप 4 आपको चाहिए यदि आपको राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है, और ये सबसे कठिन मेजोरिटी है। देख लीजिए आप, लोकसभा के संदर्भ में हमने एग्जाम्पल दिया, तो ये हमने अलग अलग प्रकार की मेजोरिटीज़ देखी आज। सबसे पहले इसमें एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी में हमने देखा सदन की कुल सदस्य संख्या का आधे से ज़्यादा। सिंपल मेजोरिटी, उपस्थित और मतदान करने वालों का आधे से ज़्यादा। इसके बाद हमने देखा इफेक्टिव मेजोरिटी, इफेक्टिव संख्या का आधे से ज़्यादा। और इफेक्टिव संख्या क्या है, कुल संख्या माइनस वैकेंसीज, या सामान्य आसान शब्दों में कहूँ तो उपस्थित संख्या का आधे से ज़्यादा। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है, उपस्थित संख्या का आधे से ज़्यादा। अब उपस्थित होने चाहिए, बस आप वोट करो ना करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यदि आप सदन में उपस्थित हो तो आप इफेक्टिव मेजोरिटी काउंट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए काउंट किए जाओगे। चौथे प्रकार हमने देखा स्पेशल मेजोरिटीज़। इसमें स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1, स्पेशल मेजोरिटी के टाइप 1 में हमने देखा 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 नई ऑल इंडिया सर्विस बनाने के लिए। दूसरा टाइप हमने देखा उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी संविधान संशोधन करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करने के लिए, CAG और CEC को रिमूव करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा तीसरा टाइप हमने देखा स्पेशल मेजोरिटी का, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस आधे से ज़्यादा राज्यों का अनुमोदन, यदि आपको फेडरल कैरेक्टर को प्रभावित करने वाला कोई संविधान संशोधन करना हो। चौथा टाइप हमने देखा, ये सबसे कठिन है, सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट में। सिर्फ एक जगह काम में आएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया में। राष्ट्रपति टॉपिक में हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे। तो ये था अपना आज का लेक्चर, जिसमें हमने मेजोरिटीज़ के बारे में पढ़ा। अब हम आगे जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें इनका जब भी जिक्र आएगा तो आपको ये नहीं समझना पड़ेगा कि ये क्या है, क्योंकि सारा का सारा मैंने आपको एक बार में समझा दिया। कहाँ कहाँ पर इनका उपयोग किया जाएगा वो भी समझा दिया। सबसे ज़्यादा बार सामान्य बहुमत को उपयोग किया जाता है, सिंपल मेजोरिटी को यूज़ किया जाता है, ये भी ध्यान रखना। तो ये अपना आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके आगे से हम अब सिलेबस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।